गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने उनके जीवन के बारे में हमने देखा कि किस तरह से उनका जन्म 1818 में हुआ और जीवन पर्यंत वो लेखन और दर्शन से जुड़े रहे। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। यहूदी धर्म से वो ईसाई धर्म में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने फिर अपनी शिक्षा के लिए वो बर्लिन विश्वविद्यालय में गए, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक जर्मन थे, एक जर्मन समाजशास्त्री थे और बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने दर्शन और इतिहास में अध्ययन किया। हालांकि उनके पिता उन्हें लॉयर बनाना चाहते थे और यहीं पर उन्होंने पीएचडी 1841 में एपिक्यूरस और डेमोक्रिटस के भौतिकवाद के पर उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करी। उन्होंने 1842 में रीनहार्ड गैजेट नाम की साइटुंग नाम की एक पत्रिका भी लिखनी शुरू करी और इस दौरान उनके जो विचार हैं उनके ऊपर कौन कौन से मुख्य प्रमुख प्रभाव थे, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह से वो प्लेटो और हेगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित रहे। द्वंद्ववाद जो था, द्वंद्व की जो प्रक्रिया है, यानी कि वाद और प्रतिवाद, ये जो प्रक्रिया है उन्होंने प्लेटो से ली और ये नेगेशन ऑफ नेगेशंस यानी कि निषेधों का निषेध, ये वाद प्रतिवाद और संवाद का जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज जो है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर पर या एक दिशा से वो एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी। जिस तरह से हेगल ने मानवीय इतिहास के विकास के बारे में कहा था कि ये आत्मा के क्रमिक विकास के कारण होता है, इसी तरह से मार्क्स ने भी मानवीय इतिहास को भौतिक तत्वों से जोड़ा। उनका इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म यानी कि आर्थिक निर्णायकवाद की जो पद्धति है वो उसको उन्होंने द्वंद्व के माध्यम से समझने की कोशिश करी। वे फ्यूयरबाख से भी प्रभावित थे और क्रिश्चियनिटी, एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी जो फ्यूयरबाख ने लिखी थी, उसके संदर्भ में मार्क्स ने थीसिस ऑन फ्यूयरबाख लिखी। और इसी तरह से हेगल ने जो कहा था कि राज्य समाज की न्यायिक व्यवस्था है, पर मार्क्स ने ऐसा माना जाता है कि मार्क्स ने हेगल को अपने सिर के बल खड़ा कर दिया और मार्क्स मानते थे कि निजी स्वार्थ पूरे करने की व्यवस्था ही सत्ता है। मार्क्स ने कहा कि निजी संपत्ति और राज्य और धर्म, ये तीनों ही समाज में शोषण का काम करते हैं और इन्होंने निजी संपत्ति, राज्य और धर्म तीनों की ही आलोचना करी। इन्हीं विचारों के कारण ये जर्मनी से निष्कासित हुए और 1843 में ये फ्रांस में आ गए। फ्रांस में आके इनकी मुलाकात प्रूधों से हुई। प्रूधों एक क्रांतिकारी विचारक थे और उनके प्रभाव से मार्क्स जो हैं उनको समाजवाद की प्रेरणा मिली, समाजवाद के विचार पनपे। 1844 में वो पहली बार फ्रेडरिक एंगल्स जो एक ब्रिटिश नागरिक थे, उनसे और बिजनेसमैन थे, उनसे मुलाकात हुई और ये जो मुलाकात थी, ये दोस्ती जो थी मार्क्स और एंगल्स की, ये जीवन पर्यंत चलती रही।
क्योंकि मार्क्स जो थे वो केवल लेखन में और अनुसंधान में जुटे रहते थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पर यहाँ हम देखते हैं कि उनके दोस्त जो है फ्रेडरिक एंगल्स ने उन्हें ज़िंदगी भर उनकी आर्थिक रूप से सहायता करी, और इन्हीं के साथ इन्होंने 1845 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित कर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो साम्यवादियों का एक घोषणा पत्र है। इसमें ये कहते हैं कि वर्कर्स ऑफ आर ऑल वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स एंड अ होल वर्ल्ड टू गेन। मतलब दुनिया के मज़दूरों एक हो, तुम्हें कुछ भी खोने के लिए नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, और तुम्हारी बेड़ियों के अलावा, और तुम्हारे को एक दुनिया है जीतने के लिए। ये ऐसा क्यों कहा मार्क्स ने? क्योंकि जो उस समय की मज़दूरों की दशा थी, औद्योगिक क्रांति के दौरान जो मज़दूरों की दशा थी, उसका उन्होंने अध्ययन किया था। एडम स्मिथ और रिकार्डो की जो आर्थिक नीति और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उस के आधार पर इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वो विकसित किया था। और यहाँ पे उन्होंने पाया था कि जो पूंजीपति वर्ग है या जो बूर्जुआ है, वो कभी भी उसके हित जो हैं वो प्रोलेटेरिएट या मज़दूरों के हित से कभी भी मैच नहीं कर सकते हैं, सर्वहारा वर्ग के हितों से कभी भी मैच नहीं कर सकते। बूर्जुआ जो वर्ग था, पूंजीपति वर्ग था, उसके पास धन था, उसके पास कंट्रोल था मींस ऑफ प्रोडक्शन पे, उत्पादन की जो तरीके हैं, पद्धतियां हैं, उनके ऊपर उनका नियंत्रण था। और वो कभी नहीं चाहते थे कि वो इस जो नियंत्रण है उसको कभी भी खोएं। वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उद्योगपति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। अब क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मज़दूरों को ज़्यादा पैसा दे और अपना जो लाभ है वो मज़दूरों के साथ बांटे। तो जो हित हैं सर्वहारा हित वर्ग के और जो पूंजीपति वर्ग के हित हैं, वो कभी भी एक ही जैसे नहीं होते। मार्क्स ने उस दौरान लंदन में जब वो रहने लग गए, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें क्रिटिसिज्म ऑफ हेगेलियन फिलॉसफी ऑफ राइट्स ऑन द जूइश, ये एक किताब है। दूसरी किताब ऑन द जूइश क्वेश्चन। तीसरी है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये 1844 में प्रकाशित हुई। एंगल्स के साथ ही उन्होंने द होली फैमिली लिखी, फिर द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी, जर्मन आइडियोलॉजी लिखी, और इनकी बहुत ही प्रख्यात जो है दास कैपिटल, इसकी वॉल्यूम्स जो हैं उन्होंने लिखी। तो मार्क्स जो है, इनके ऊपर बहुत सारे प्रभाव थे, खासकर हेगल, फ्यूरबाख, रिकार्डो, एडम स्मिथ, प्रूधो, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन, कांट, फिश्टे, इन सब के प्रभाव से जो क्योंकि मार्क्स बहुत ही दर्शन में बहुत गहन रुचि रखते थे, तो उन्होंने इन सारे विचारकों को पढ़ा था, और इनके विचारों से प्रेरित होके, इनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके इन्होंने अपने विचार बनाए थे। प्रूधो मतलब हेगल की बात करें तो हेगल ने दर्शन और भौतिकवाद जो के बारे में जो लिखा था, उससे ये प्रभावित थे। प्रूधो जो है वो क्रांतिकारी, फ्रांस के क्रांतिकारी विचारक थे, और इन्हीं से इन्हें मार्क्स को क्रांति की जो क्लास रेवोल्यूशन जो है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो है, उसके विचार आए। इसी तरह से एडम स्मिथ और रिकार्डो जो एक अर्थशास्त्री हैं, जो एडम स्मिथ तो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं, उन्होंने उनके जो आर्थिक जो विचारधारा है उसकी उन्होंने आलोचनात्मक व्याख्या करी और अपनी अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत दिया।
यहाँ पे 3 चीज़ें प्रमुख हैं जब हम कार्ल मार्क्स को समझना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें प्रमुख रूप से हमें समझनी होंगी। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की शक्तियाँ, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के संबंध, और मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की पद्धति। तो मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे उत्पादन के संबंध भी परिवर्तित होते हैं। तो आधार जो है वो उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। किसी भी समाज को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसका समझने के लिए हमें उसकी उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन के संबंध, उस उत्पादन की पद्धति और उत्पादन के संबंध शक्तियों को समझना होगा। चाहे वो दास प्रथा वाला समाज हो, चाहे वो कृषि समाज हो, चाहे वो सामंतवादी समाज हो, चाहे वो पूंजीपति समाज हो, सभी समाजों को समझने के लिए हम लोगों को ये 3 चीज़ें, वहाँ उस समाज की उत्पादन की पद्धति क्या है, उस समाज की उत्पादन की शक्तियाँ क्या हैं और उस समाज के उत्पादन के संबंध क्या हैं, इनको समझना पड़ेगा। तो इस क्रम में उन्होंने नेगेशन ऑफ नेगेशंस की बात करी है, निषेधों का निषेध, यानी कि जैसे वाद है, वाद प्रतिवाद और संवाद की हमने बात करी थी। तो वाद जो है अगर वो एक अपने आप में पूर्ण सत्य है तो उसका नेगेशन, उसका निषेध जो है बिल्कुल दूसरी तरफ एक उससे पूर्ण उल्टा एक प्रतिवाद होता है। और इन ये जो वाद और प्रतिवाद जो इनके जो निषेध से पैदा होते हैं, इन दोनों के से मिलके एक नेगेशन ऑफ नेगेशंस यानी कि निषेधों का निषेध यानी कि एक संवाद पैदा होता है। ये संवाद जो है अपने आप में दोबारा से एक वाद में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम, अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर जब हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करेंगे, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की बात, भौतिकवाद की बात करेंगे और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करेंगे, तो आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगा। कार्ल मार्क्स ने मानव समाज के विकास को 5 चरणों में बांटा। पहला जो था प्राचीन कालीय साम्यवाद यानी कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दूसरा है दास प्रथा वाला समाज, तीसरा है सामंतशाही वाला समाज, चौथा है पूंजीवादी समाज, और वो कहते हैं कि अंतिम जो मानव विकास की जो अंतिम कड़ी है वो है साम्यवादी समाज। और इन सभी समाजों में सिर्फ पहले और आखिरी को छोड़ के जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है यानी कि आदिम प्राचीन कालीन साम्यवादी समाज जो है और अंतिम जो है साम्यवाद जिसकी स्थापना की वो कल्पना कर रहे थे, ये दोनों समाज जो थे वो वर्गहीन समाज थे। उनमें वर्ग की कोई अवधारणा नहीं होगी, जबकि जो अभी तक जो भी हमें देखने को दास प्रथा वाला समाज है या सामंतवादी समाज है या पूंजीवादी समाज है, इन सब में किसी न किसी प्रकार हमें वर्ग देखने को मिलते हैं। दास प्रथा वाले समाज में दास और स्वामी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके दास उसके विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करें। तो दास वर्ग जो है वो दबता चला जाता है, उसका शोषण होता रहता है, स्वामी उसका शोषण करता रहता है। इसी तरह से सामंतशाही वाला समाज जो है उसमें राजा और सामंत या भूपति जो है वो प्रजा का शोषण करते रहते हैं। और इसमें भी 2 वर्ग देखने को मिलते हैं, जो शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। इसी तरह से पूंजीवादी समाज में भी हम देखते हैं कि किस तरह से मालिक जो है फैक्ट्रियों के मालिक पूंजीपति वो और श्रमिक दूसरी छोर पर श्रमिक हैं जिनका शोषण होता है। पूंजीपति उनका अधिक से अधिक शोषण करते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। कार्ल मार्क्स कहते थे कि ये जो वर्ग है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी कि जितनी भी अभी तक के
मानव का इतिहास जो है, अभी तक के जितने भी समाजों का इतिहास है, वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। चाहे वो दास प्रथा वाला समाज हो, चाहे वो सामंतवादी समाज हो, चाहे वो पूंजीपति वाला समाज हो, उसमें उत्पादन की पद्धति, उत्पादन के संबंध और उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन शोषक वर्ग हमेशा शोषित वर्ग का शोषण करता रहा है। तो ये शोषण तब तक चलता रहेगा जब तक एक वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं की जाएगी। और ये वर्गहीन समाज की स्थापना जो पूंजीपति वर्ग है वो कभी नहीं चाहेगा कि वो इस शोषक व्यवस्था को तोड़े। तो मार्क्स कहते हैं कि हर समाज में उसके विनाश के बीज उसी समाज में देखने को मिलते हैं। तो जब अति हो जाती है, जब शोषण की अति हो जाती है, जैसे दास प्रथा में शोषण की अति हो गई थी, तो वो सामंतवादी समाज में परिवर्तित हुआ। इस समाज में भी शोषण की जब उसमें सामंतवादी समाज में अपने विनाश के खुद बीज थे, और इस वजह से पूंजीवादी समाज की स्थापना हुई। और पूंजीवादी समाज में भी अपने विनाश के बीज खुद ही बोए हुए हैं। और ये समाज परिवर्तित होगा एक साम्यवादी समाज में, जिसमें वर्गहीन समाज होगा, जिसमें वर्ग नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। और जब वर्ग और शोषण नहीं होगा, सबके हित पूरे होंगे, तो ऐसे समाज में कोई भी फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, सबकी क्षमताओं से उनसे काम लिया जाएगा और सबकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें बांटा जाएगा जो भी लाभ है। तो ऐसी स्थिति जो है ये अपने आप से नहीं, साम्यवाद अपने आप से नहीं स्थापित होगा, क्योंकि पूंजीवादी कभी नहीं चाहेगा कि साम्यवाद की स्थापना हो, उसका वर्चस्व समाज में कम हो। तो ये यहाँ पे वो कहते हैं कि ये सिर्फ क्रांति जो है केवल सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है, उसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। ये जो विचार हैं वो प्रूधों से प्रभावित थे। और मार्क्स ने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इस सब में का आधार जितनी भी समाज की जितनी भी परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं, उसका आधार वो आर्थिक व्यवस्था को मानते हैं। वो उनका कहना है कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो बेस है, वो आधार है, जिसके ऊपर सारे अन्य सुपर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो निर्मित होते हैं। अर्थव्यवस्था निर्धारित करती है, तो ये आर्थिक निर्णायकवाद का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था निर्धारित करती है कि समाज किस प्रकार का होगा, हमारा राज्य किस प्रकार का होगा, हमारा धर्म किस प्रकार का होगा, हमारी शिक्षा किस प्रकार की होगी, हमारे कानून किस प्रकार के होंगे। ये सारा जो है अर्थव्यवस्था पर निर्धारित है। अगली क्लास में हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।